समझने की कोशिश करें कि इस पार्ट में एरर क्या हो सकती है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है और ये मैंने एकदम गिने चुन के लिया है, मतलब ये बिल्कुल सही है कि ये कॉन्सेप्ट आपका बन सकता है। देखिए लिखा है कि व्हेन माय सिस्टर वाज इल, जब मेरी बहन बीमार थी, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल गया था, ऑन ऑल्टरनेटिव डेज। अब ये सोचिए इस वाले ऑप्शन में क्या गलती हो सकती है। सोचो जल्दी से, वीडियो को रोक लो और रोकने के बाद खुद खुद सोचो और ये रियलाइज करो कि ये पेपर आप खुद दे रहे हैं, आपका ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, ये आप कंसिडर करिएगा। देखिए मैं आपको बता दूं इसमें क्या गलती हो सकता है, अगर आपको थोड़ा भी अगर नहीं दिमाग में बैठ रहा है तो देखिए ये ऑल्टरनेटिव जो है वो सही नहीं है। देखो ऑल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए, यहां पर ऑल्टरनेट होना चाहिए। देखो ऑल्टरनेट डेज का मतलब होता है एक दिन के बाद दूसरा दिन, मतलब जब मेरी बहन बीमार थी मैं हॉस्पिटल जाया करता था, मतलब एक दिन के बाद दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे करके। समझ में बात आ रही है? तो ऑल्टरनेट डे होता है, लेकिन ऑल्टरनेटिव डेज कहें तो ये गलत है। तो आपको समझ लेना है कि यहां पर क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेट डेज आएगा। ठीक है, एक के बाद दूसरा। चलिए अब देखो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, तो सी वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। आगे देखो 26वां, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एनचांटेड मी। तो सोचो इसमें क्या गलती हो सकती है, थोड़ा आप भी ध्यान से समझने की कोशिश करें कि ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछा गया है और इसमें आपको एरर बताना है। बहुत बोलते हैं कि सर जी बहुत सरल सरल सिखाते हैं आप, थोड़ा हाई लेवल बता दीजिए, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट है। देखिएगा मैं आपको बता दूं यहां पर जो ये लिखा हुआ है सराउंडिंग, ये थोड़ा यहां पर सही नहीं है। आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि यहां पर क्या गलती दे रखी है। देखिए यहां पर ये सराउंडिंग नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सराउंडिंग्स होना चाहिए, मतलब इसमें एस और आना चाहिए। सर एस लगाने से क्या हो जाता है, देखो सराउंडिंग का मतलब क्या होता है आपने पढ़ा होगा, चारों तरफ होता है सराउंडिंग का मतलब, लेकिन सराउंडिंग्स का मतलब एस लगाने से क्या हो जाता है, मतलब वहां का वातावरण। तो यहां पर वातावरण की बात हो रही है, यानी द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस, यानी जो ये प्लेस है ना इसका जो वातावरण है वो एनचांटेड मी, वो मुझे एकदम हैप्पी कर देता है कुछ करने के लिए, एनचांट करने के लिए। समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है? तो वहां का वातावरण आपको कुछ हैप्पी करेगा कुछ करने के लिए, यस और नो। वहां की चारों तरफ जो हो रहा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन वहां का यदि वातावरण अच्छा है तो वो आपको एनचांटेड करने के लिए हैप्पी, आपको खुश कर देगा। तो यहां पर क्या आना चाहिए, सराउंडिंग्स आना चाहिए, सराउंडिंग नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहां का वातावरण नहीं, तो वातावरण गंदा होगा तो आप कैसे मन करेगा आपको कुछ एनचांट करने का। समझ रहे एनचांट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर एक वर्ड इसका हिंदी होता है मतलब मंत्रों का उच्चारण करना, वो भी एनचांटेड में ही आता है। चलिएगा ठीक है, तो ये आपको जो गलती है वो किस में है, आपके बी वाले पार्ट में। आगे आपसे मैंने पूछा है 33 वाले में। देखिएगा ये जो 33 और 34 है इसमें आपको सिनोनियम बताना है, यानी कि सेम मीनिंग वाला बताना आपको। तो अब मैंने आपसे पूछ लिया, ये आपके पेपर में आ चुके हैं जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। देखो ये पूछा गया है मैटिकुलस का मतलब क्या होता है, आपने बहुत वोकैब को पढ़ा होगा सीखा होगा। अब सुनिए, तो अब आपको यहां पर देखिए आपका जो वोकैब का सेशन आपने याद किया पढ़ा है ना, अब उसका टेस्ट होने वाला है। तो बताओ चलो मेटिकुलस का यहां पर मेन मीनिंग क्या हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं इंटरफेयर का मतलब क्या होता है। देखो इंटरफेयर करना किसी के बीच में, मतलब अड़ंगा डाल देना, ठीक है, वो इंटरफेयर होता है। आगे देखो करेज, करेज का मतलब साहस, जिसके अंदर मतलब गट फीलिंग्स इसकी बहुत स्ट्रांग होती है। आगे एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब समझौता होता है, कोई भी एग्रीमेंट जो होता है। आगे देखो केयरफुल, तो आपको याद रखना है मेटिकुलस का मतलब होता है केयरफुल, मतलब एकदम सावधानी पूर्वक, उसे बोलते हैं मेटिकुलस। कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं फैक्ट्री में, यदि आप कहीं पर भी कर रहे हैं तो बहुत मेटिकुलसली किया जाता है वो, ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए, मतलब केयरफुल होकर के। ठीक है, आपका वोकैब यहां पर स्ट्रांग हो जाएगा। आगे देखो मैं आपको बोलता हूं रिसेंट का मतलब क्या होता है। देखो रिसेंट का मतलब ये होता है, चेंज का मतलब क्या होता है, देखो परिवर्तित करना, मतलब ये तो नहीं हो सकता। रिसेंट का मतलब होता है कि एक तरह से कैंसिल कर देना किसी को। देखो रिपीट का मतलब दोहरा देना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। रिकंसिडर का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर दोबारा से विचार करना, रिकंसिडर करना, यदि आपने कोई फैसला ले लिया तो उसके ऊपर दोबारा से आप रिकंसिडर करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। देखो रिवोक का मतलब होता है कैंसिल कर देना किसी चीज को, तो वही यहां पर रिसेंट हो जाएगा। समझ में बात आ रहा है नहीं आ रहा, इनको आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। मैं आपको 5 प्रैक्टिस सेट ऐसे दूंगा जो एकदम मास्टर वीडियोस होगा, आपके पेपर में वहां से कुछ ना कुछ जरूर आएगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे। अब यहां पर हमसे नेक्स्ट पूछा है आपसे, ये देखिएगा नेक्स्ट मैं आपसे पूछ लेता हूं, ये सेम है क्या, हाँ बिल्कुल। चलिए आगे देखो ऑडासियस। अब देखो ऑडासियस यहां पर आपको एंटोनिम बताना है।
मतलब एंटोनियम का मतलब होता है एकदम उल्टा। देखिएगा, ऑडेशियस का मतलब क्या होता है? ऑडेशियस का मतलब होता है जिसे बिल्कुल भी डर ना लगता हो, बिल्कुल निर्भीक, निडर, जिसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता हो। तो इसका आपको उल्टा बताना है। देखो इसका उल्टा सिंपल है, क्या हो जाएगा? कावर्डली हो जाएगा, जिसको डर लगता हो, डरपोक हो। समझ में बात आ रहा है? देखो जेंटल का मतलब क्या होता है? जेंटल सज्जन लोगों को बोलते हैं, जो बहुत अच्छे नेक इंसान, जैसे आप लोग हैं। अब यहां पर देखो माइल्ड, अच्छा माइल्ड का मतलब क्या होता है? ये तो आपने खूब पढ़ा होगा माइल्ड का मतलब। देखो माइल्ड, अब हिंदी कैसे बोलूं, मतलब हाँ सॉफ्ट बोलते हैं इसको, मतलब माइल्ड है ना, सॉफ्ट से हम बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिए, और मीक का मतलब क्या होता है? अब ये तो आप खुद देख लीजिएगा, मीक का मतलब क्या बोलते हैं उसे? हाँ, हम्बल एक तरह से, है ना, नम्र बोलते हैं उसे, बिल्कुल। चलिएगा, आगे हम बात करते हैं। आगे, ही वॉन्ट्स टू सक्सीड इन लाइफ मस्ट बी वर्क हार्ड। अब आपको बताना है, ही वॉन्ट्स टू सक्सीड इन लाइफ, यदि वह अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त करना चाहता है, मस्ट बी वर्क हार्ड, उसको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए। चलिए फटाफट से आप जल्दी से सोच के बताओ इसमें क्या आ सकता है। देखिए पहले मैं आपको बता दूं आपको कि देखो यहां पर हुम आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। हुम का मतलब होता है जिसको, तो यहां पर नहीं आ सकता। ठीक है, हु मतलब जिसको। अब हुज मतलब जिसका, जिसकी, तो यहां पर कोई ना कोई नाउन आना चाहिए। यदि आप हुज लगा भी देंगे तो इस हुज के बाद कुछ ना कुछ यहां पर नाउन आना चाहिए। मतलब हुज सिस्टर, समझ रहे आप, जिसकी बहन, ऐसे करके आएगा। तो कुछ ना कुछ नाउन आना चाहिए। नाउन तो नहीं आ रहा, मतलब डायरेक्टली यहां पर वर्ब आ रही है, वो भी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही है। तो जब आपकी वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाए तो वहां पर आपको क्या लगा देना है? हु लगा देना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? हु आ जाएगा। हु वॉन्ट्स टू सक्सीड इन लाइफ, यानी जो अपनी लाइफ में सफल होना चाहता है, मस्ट बी वर्क हार्ड, उसको बड़ा अच्छा वाला मतलब वर्क हार्ड करना चाहिए। तो आ गया समझ में? यहां पर देखो, हुम नहीं आ सकता, हुज नहीं आ सकता, और हु एवर नहीं आ सकता। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, यहां पर हु आ जाएगा। आगे जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, ये काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका एक कॉन्सेप्ट बन चुका है जिसे आपको समझना है। देखिए यहां पर क्वेश्चन लिखा है कि इट इज टाइम यू डैश होम। इसका बताओ जल्दी से क्या आ सकता है? अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ है ना, तो आप मतलब अच्छी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब एरा गैरा कॉन्सेप्ट नहीं है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो देखो मैं आपको बताऊं, कभी भी अगर इट इज टाइम आ जाए ना स्टार्टिंग में, कभी भी अगर कभी भी इट इज टाइम आ जाए स्टार्टिंग में, तो आपको सेंटेंस में जो वर्ब यूज करनी है वो सेकंड फॉर्म यूज करनी है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस वहां पर आ जाएगा। सर जी पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? अरे जिसमें सेकंड फॉर्म यूज की जाए। तो सेकंड फॉर्म क्या है बताओ? यहां पर वेंट, यहां पर सेकंड फॉर्म हो जाएगा। समझ में बात आ रहा है? अच्छा यहीं पर एक क्वेश्चन ऐसे भी आया था एग्जाम का, तो मुझे पता नहीं कौन सा एग्जाम था, वो ये क्वेश्चन था कि इट इज हाई टाइम, यहां पर हाई लिखा हुआ था, मतलब इट इज हाई टाइम यू डैश होम, फिर बताना था आपको इसमें क्या आ सकता है। तो याद रखना, कभी भी इट इज टाइम आ जाए या फिर इट इज हाई टाइम आ जाए, दोनों के लिए आगे जो वर्ब चलती है वो पास्ट इंडेफिनिट की चलती है। समझ में आ रहा है? इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? वेंट आ जाएगा। देखो ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, और ये फर्स्ट है। सर जी ये तो आ ही नहीं सकता। समझ में बात आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा कुछ बच्चे ये बोलेंगे, सर जी ये बताओ, अगर जैसे मैंने बोला मैं स्कूल गया, तो मैं क्या बोलूंगा कि आई वेंट टू स्कूल? सर बिल्कुल ऐसे ही बोलेंगे। सर जी अब एक बात बताओ, यदि आपने यहां पर वेंट लगा दिया तो सर यहां पर तो टू आई नहीं रहा है, तो फिर सर ऐसे कैसे काम हो जाएगा? बताता हूं, देखो सुनो। एक बात हमेशा याद रखना कि वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बताओ? गो। अगर गो के बाद अगर कभी भी होम आ जाए, तो आपको इसमें अगर कभी भी प्रपोजिशन भरवाने के लिए आए ना, तो आपको कभी प्रपोजिशन नहीं भरना है, क्योंकि वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। कि गो के बाद डायरेक्ट यदि कभी होम आ जाए तो आपको टू नहीं लगाना, लेकिन अगर हाउस आ जाए सर जी तो लगा देना, बस होम मतलब होम से पहले टू नहीं आता। क्लियर बात समझ आ रहा है? सर जी अगर मान लो थोड़ा भी चेंज हो गया, तो जैसे मान लो मैं अपने घर जाता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि आई गो, फिर यहां पर माई लिख दूं, सर जी तो भी यहां पर टू नहीं लगाएंगे क्या? अब लगा देंगे। देखो सुनो, अगर गो के बाद डायरेक्ट होम आ रहा है तो टू मत लगाना, लेकिन अगर होम से पहले कोई पजेसिव आ रहा है, माई, योर, हिज, ठीक है, देयर, तो यहां पर आपको टू लगाना है। समझ में बात आ रही है यार? ये चीज आपको थोड़ी थोड़ी चीजें जो कि आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, एक बार दोबारा समझा दूं। मैंने बोला मैं घर जाता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई गो होम। लेकिन अगर मैंने बोला कि मैं अपने घर जाता हूं, तो अब यहां पर आपको टू लगाना पड़ेगा,
क्योंकि गो के बाद डायरेक्ट होम आए तो नहीं लगाते। देखो यहां तो गो के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है, माई आ रहा है, होम से तो अभी कोई मतलब ही नहीं है, तो यहां पर टू आ जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? अगर आ गया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक जरूर करें। अब यहां पर देखो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छी तरह से छांट के रखा हुआ है यहां पर, है ना। ये लिखा हुआ है कि ही इज नॉट इन द गुड बुक्स ऑफ हिज बॉस। अब ये समझना है, ऐसे समझो ये आपके पेपर में आ गया, और कसम से भाई इसमें मैंने कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लिया है जो लॉलीपॉप हो, मतलब आपको थोड़ा सा एकदम सॉफ्ट हो, आराम से आप इसे कर पाए, ऐसा नहीं लिया। मतलब आपके लेवल के अकॉर्डिंग लिया है कि आप डबल ए में जा रहे हैं, एसएसआर में जा रहे हैं, एयरफोर्स में जा रहे हैं, तो उसका लेवल मुझे पता है क्या होता है, तो उस लेवल के हिसाब से मैंने यहाँ पर ये मास्टर वीडियोस आपको दे रहा हूं। तो देखो यहां पर पूछा है कि इन द गुड बुक्स का, यहां पर वो आपने देखा है ना, PQRS वाला भी मैंने ले लिया, जो एयरफोर्स में एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो यहां पर देखो इन द गुड बुक्स का मतलब क्या होता है, कभी भी अगर आपको इनका मीनिंग याद है तो आप इसे कर लेंगे। देखो इन द गुड बुक का मतलब होता है कि किसी के फेवर में होना, ठीक है, मतलब इन फेवर ऑफ, इन फेवर विद, तो यहां पर इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा, इन फेवर, ठीक है, मतलब ही इज नॉट इन फेवर ऑफ माई बॉस, ऑफ माई या फिर ऑफ हिज बॉस। तो याद रखना इन द गुड बुक्स का मतलब किसी के फेवर में होना, बस ये याद रखना आपको, और कोई मतलब नहीं है, तो आपको इन फेवर विद आ जाएगा। चलिए अब आपको एक कॉन्सेप्ट और आया था यहां पर, मैं आपको इस ऑप्शन में से ही बताता हूं। कभी भी अगर एज एज आ जाए तो इन दोनों के बीच में आपको हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगानी है। कौन सी? पॉजिटिव डिग्री लगानी है आपको। समझ में आई? ये कॉन्सेप्ट आ चुका है। आगे देखो, अब मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछता हूं, देखता हूं आपको कितना याद है। 69, ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, यानी ऐसा टैंक जिसमें क्या होता है, फिश और वाटर प्लांट्स, जो पानी के पौधे होते हैं वो रखे जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ये तो सिंपल है, अगर आपने थोड़ा भी इसे रिवाइज कर रखा होगा तो याद हो जाएगा। वो होता है एक्वेरियम। क्या हो जाएगा? एक्वेरियम ही वो जगह होती है जहां पर आप फिश और वाटर प्लांट्स को रखा जाता है। समझ में आ गया? सर ये सैनिटोरियम क्या होता है? सैनिटोरियम वो जगह होती है, मतलब एक तरह से जैसे हॉस्पिटल टाइप का होता है, मतलब आरोग्यशाला, समझ रहे हैं आप? ऐसा होता है कुछ, एग्जैक्ट मीनिंग मुझे याद नहीं है उसका क्या बोलते हैं उसे, बट होता है ऐसे, ये मतलब डॉक्टर से संबंधित होता है, ठीक है। सैनिटोरियम मतलब आरोग्य, हाँ ऐसा ही बोलते हैं उसको। आगे देखो नर्सरी तो पता होगा आपको, मतलब जहां पर पेड़ वगैरह पाए जाते हैं, पौधे, नर्सरी से आप पेड़ वगैरह लेके आते हो। और एक होता है देखिए एवेरी। एवेरी का मतलब क्या होता है? देखो एवेरी बहुत सिंपल है, इसका मतलब है जहां पर क्या होता है ना, पक्षी वगैरह रहते हैं, तो वो जाए एवेरी, ठीक है, ये याद कर लेना। आगे देखो अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो कभी भी ड्रिंक्स नहीं करता है, मतलब दारू वारू नहीं पीता है, तो वो क्या कहलाता है बताओ? वो कहलाता है टीटोटल। जी देखिए टीटोटलर, ये जब मैंने स्पेलिंग याद किया था ना, कसम से बड़ा अच्छा लगा था, मतलब ये अजीब सा लगा था। टीटोटलर, टीटोटलर, ऐसे ऐसे रट्टा मार के याद किया था, है ना। तो आप याद हो जाएगा, जब एक बार याद हो जाता है ना, तो फिर आप इसे कभी भी रिकैप करो, वो जल्दी याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो वो टीटोटलर होता है, बड़ा अच्छा स्पेलिंग है यार, याद कर लेना। और देखो एल्कोहलिक का मतलब क्या होता है? दारूबाज, मतलब है ना, धुआंधार पिवैया, तो उसे क्या बोलते हैं? शराबी बोलते हैं उसे। ऐसे ही एक होता है एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है जिसे लत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई। अब लत लगानी है क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो एडिक्ट, आप अपनी पढ़ाई में एडिक्शन प्राप्त कर लो। एडिक्शन का मतलब क्या होता है? जिसे बिल्कुल लत लग जाए। देखो एक सही बताऊं, मतलब बात ऐसी होती है, अगर आप कभी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको एडिक्शन, मतलब आपको एडिक्टेड होना पड़ेगा, लतीला होना पड़ेगा पढ़ाई के प्रति, किसी चीज के प्रति। सही बता रहा हूं, मतलब ये मेरी लाइफ का अपना एक्सपीरियंस है कि यदि आप किसी भी चीज को प्राप्त करो तो लत बहुत जरूरी है। अच्छी लत या बुरी लत, अगर अच्छी लग गई या फिर बुरी लग गई, एक बार आपको लत लग जाए मतलब आप उस क्षेत्र में पास हो जाएंगे आप, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो ये एडिक्टेड, एडिक्ट और एडिक्शन, इन सब का मतलब क्या होता है? लत से मतलब होता है, ठीक है। आगे देखो बैक पाइपर, ये सबको पता होगा बैक पाइपर क्या होता है, वही मतलब क्या बोलते हैं उसे, बैक पाइपर, हिंदी नहीं पता मुझे, मतलब बैक पाइपर होता है एक तरह से रुको एक सेकंड, जो पाइप पाइप में मतलब सिगरेट, हाँ जैसे गांजा वांजा पीता है ना, बैक पाइपर उसी को बोलते हैं, जो गांजे वगैरह पीते हैं उसको बोलते हैं। आगे देखो यहां पर मैंने आपको 4 ये दे रखे हैं और इनमें से आपको एक बताना है जो कि स्पेलिंग उसमें गलत दे रखी है, ठीक है। स्पेलिंग गलत वाला है ये क्वेश्चन बनता है आपका। देखिएगा सीज, ये बिल्कुल स्पेलिंग सही है, सीज वगैरह कर देना, जब्त कर देना किसी चीज को,
अचीव कर देना, अचीव का मतलब होता है उपलब्ध करना, मतलब किसी चीज को प्राप्त करना। राइट नाउ सपोज दैट right now you are studying, you are working very hard right now, you are besting, not you are investing your lots of golden time in your study right now na. So then I can say that you can achieve your achievement only if there is a one condition, then if you are doing very well, if you are doing very good and also very hard work, then you can achieve your achievement. what does it mean? achieve का मतलब होता है प्राप्त करना, समझ रहे? अचीवमेंट का मतलब उपलब्धि, तो वो ऐसे याद कर रहा हूं। एक होता है लीजर, ये बड़ा अच्छा वर्ड है। लीजर का मतलब क्या होता है? देखो लीजर का मतलब होता है हॉलीडेज, लीव्स। जैसे आप जब ड्यूटी पर चले जाएंगे उसके बाद आप घर पर आएंगे, छुट्टियां आपका क्या होता है? वो आपका लीजर टाइम होता है, समझ रहे आप? वो हॉलीडेज होती है, मतलब एकदम फुर्सत का टाइम होता है, उसे बोलते हैं लीजर टाइम। आगे देखो स्पेलिंग जो गलत है वो ये वाली गलत है। ये वियर्ड की स्पेलिंग ये नहीं होती, एक्चुअल में वियर्ड की स्पेलिंग होती है WEIRD। वियर्ड का मतलब होता है एकदम अजीबोगरीब, ठीक है? ऐसे याद रखो, वियर्ड मतलब एक तरह से दाढ़ी वाड़ी, स्पेलिंग याद आ गई होगी ना आपको। दाढ़ी अगर किसी की बहुत ज्यादा बढ़ रही तो कैसा लगता है? अजीबोगरीब लगता है। तो स्पेलिंग याद रखना कि W के बाद E आता है। आगे देखो, ये वाले कॉन्सेप्ट मैंने आपको ट्रिक से बताया था और ये एक पेपर में भी आ गया। ये जितने भी हैं वो खैर मैंने पेपर से लिए हैं, लेकिन ये अपने आप में एक बेस्ट कॉन्सेप्ट माने जाते हैं अच्छे लेवल एग्जाम के लिए। देखो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ये स्टार्टिंग में अगर कभी भी नो सूनर आ जाए तो मैंने क्या बोला था, इस नो को आप उल्टा करके लिख दो। तो मैंने क्या बोला था, ओ को मैंने ए बना दिया था, ये एन बन गई, बनी थी ना। अब ये देखो एन किस में आ रही है, देखो ये आ रही है एन, तो इसमें देन आता है। कभी भी याद रखना, कभी भी एंड वगैरह नहीं आता। नो सूनर अगर यदि जुड़ेगा तो वो देन यानी एन वाले से जुड़ेगा, समझ रहे हैं? मतलब पेपर में, एयरफोर्स के पेपर में पूछा गया था 2000, मतलब पिछली बार जो पेपर हुआ था उसी में पूछा गया था। और याद रखना उसमें दो ऐसे करके ऑप्शन आए थे, THEN वाला भी आया था, इसलिए मुझे जबरदस्ती ये नो को एन दिखाना पड़ा आपको, ताकि इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो। आगे देखो 76 और इसमें आपको एरर बताना। यदि आपको एरर छांटना नहीं आता ना क्वेश्चन टैग के अंदर, तो वीडियो सर्च कर लो, क्वेश्चन टैग बाई राम सर। कभी भी आपका क्वेश्चन टैग का आंसर, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। देखिए मैं आपको समझा दूं, अगर आपका ये सेंटेंस यदि क्या है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव बनता है। यदि ये क्वेश्चन जो आगे वाला दे रखा है ना, यदि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, यदि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आता नहीं यार? अब ये सोचिएगा आप कि यहां पर क्या दे रखते, देखो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, वॉज। कभी भी यदि यहां पर जो भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो उसी के साथ नोट आएगा। तो वॉज है तो वॉज के साथ नोट आएगा। तो ये देखो डिड नॉट, ये तो गलत बात है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वॉजंट ही आ जाएगा, ठीक है? मतलब जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसी के साथ आपको नोट, वो भी शॉर्ट में जोड़ देना है। आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं, व्हाट यू हैव बीन डूइंग सिंस द वर्कशॉप लास्ट मंथ। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो देखो बिल्कुल इजी है, आराम से आप फाइंड आउट कर लेंगे इसे, क्योंकि सबसे लास्ट में आपने देखा साइन किसका है, ये इंटेरोगेटिव साइन है, मतलब क्वेश्चन है, मतलब इंटेरोगेटिव है ना ये। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि देखो अगर कभी भी हैज हैव बीन वाला और आईएनजी वाला यदि कभी आपको इंटेरोगेटिव बनवाए ना, तो आपको इस WH के बाद डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब लिखना है। अब ये देखो हेल्पिंग वर्ब किस किस में आ रही है, देखो यू, ये तो सब्जेक्ट आ रहा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब ये देखिएगा, कभी भी अगर हैज बीन आ जाए, ठीक है, हैज बीन या फिर हैव बीन आ जाए तो उसमें आईएनजी आता है। तो देखो इसमें तो थर्ड फॉर्म दे रखा ना, ये तो गलत हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये सी वाला एकदम सही हो जाएगा। सर ये बताओ हैज हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म आता है, ये तो सही है ना? नहीं दोस्त, देख यहां पर सिंस फॉर दे रखा है, यदि सिंस फॉर नहीं होता तो हम हैव यू डन कर देते, लेकिन यदि सिंस फॉर दे रखा है मतलब वो प्रेजेंट, समझ रहे आप, ये कौन सा, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की एक्टिविटी को शो कर रहा है। जब ऐसी एक्टिविटी को शो किया जाता है तो वहां पर आपको आईएनजी वाला फॉर्म यूज करना है, ठीक है? तो यहां पर शी वाला एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, वी कैन बाई एनीथिंग इन दिस शॉप, कैन वी। देखो मैंने अभी बोला था आपको, यदि ये सिंपल है तो इसका नेगेटिव बना दीजिएगा। तो इस कैन का नेगेटिव क्या होगा, कैंट, वो भी शॉर्ट में। तो देखो कैंट भी इसका ये वाला एकदम सही हो जाएगा, ठीक है? मतलब अगर ये सिंपल है तो यहां पर नॉट वाला आना चाहिए, अगर ये नेगेटिव है तो यहां पर पॉजिटिव, मतलब नॉट वाला नहीं आना चाहिए, ऐसे करके याद रखो। आगे देखो, इफ आई हैड फॉलोड योर एडवाइस आई वुड नॉट रिग्रेट टुडे। यदि इसका मतलब होता है यदि मैंने आपकी एडवाइस को माना होता तो मैं आज रिग्रेट नहीं करता, मतलब पछतावा नहीं करता मुझे, ठीक है? तो मैंने आपको, जब मैंने आपको ने ये कंडीशनल सेंटेंसेस बताए थे तो मैंने आपको ये बोला था कि यदि सेंटेंस में आपके आगे वाले सेंटेंस में, इफ वाले में
यदि हैड थर्ड फॉर्म आए तो दूसरे वाले सेंटेंस में आपको वुड हैव और थर्ड फॉर्म देखना है, यही बोला था ना। तो ये देखो इसमें वुड हैव थर्ड फॉर्म किस में आ रहा है, देखो वुड तो आ रहा है लेकिन हैव नहीं आ रहा, तो ये नहीं आ सकता, ये भी नहीं, सी वाला एकदम सही है। देखो वुड नॉट हैव रिग्रेटेड, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखो 89 में ये आपको एक्टिव है और इसका पैसिव बनाना है, तो ये सिंपल है लेकिन आपको ध्यान से देखना है। इसमें समझने वाली बात सिर्फ इतनी, यदि आपको फ्रेजल वर्ब का एक्टिव आए और उसका पैसिव बनाना हो तो देखो इस वर्ब के बाद जो ये एडवर्ब दे रखी है वो पैसिव में भी इस वर्ब के बाद ही आपकी एड जो वो है ना आपका जो प्रपोजिशन है वो आना चाहिए। मतलब एक्टिव में यदि आपके वर्ब के बाद यदि फ्रेजल मतलब कोई प्रपोजिशन आ रहा है तो पैसिव में भी वो जो प्रीपोजिशन है वो वर्ब के बाद ही आना चाहिए। अब ये बताओ, सुनना मेरी बात ध्यान से, इसको करेंगे कैसे? देखो दे थ्रू अवे द रबिश, रबिश का मतलब कूड़ा करकट होता है। अब इसे आप आगे लाइए, देखो पास्ट इंडेफिनिट है और ये जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो देखो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, वॉज थर्ड फॉर्म आता है। तो देखो वॉज थर्ड फॉर्म किस में, सी वाले में। देखो मैंने एक ही बार में निकाल दिया। आप कहेंगे सर इसमें भी तो आ रहा है, नहीं बेटा देखो इसमें आईएनजी वाला भी आ रहा है। और जब ये बीइंग हमेशा तब आता है जब आपका एक्टिव वॉज वर आईएनजी में हो, तो आपको वॉज वर बीइंग थर्ड फॉर्म में लगाना है। यदि आपका एक्टिव इज आर एम आईएनजी में हो तो आपको जो पैसिव बनाना है वो इज आर एम बीइंग थर्ड फॉर्म में बनाना है। तो देखो आईएनजी वाला तो तब आता है जब आपका एक्टिव खुद आईएनजी में हो, तो ये तो देखो आ ही नहीं सकता। और ये फ्यूचर क्यों आएगा भाई, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में सॉरी कंटिन्यूअस में जाता है। तो ऐसे करके आपको याद रखना है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। और ये वाला बहुत सिंपल है, देखो इसको आपने अगर वो देख रखा होगा डू इट वाला, चलो वो तो खैर अलग है। देखो लेट हिम सी द पिक्चर, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक तो हिम और एक है द पिक्चर। तो अगर कभी भी देखो यहां पर दो वर्ब है, एक तो लेट है एक शी है, ठीक है, और दो ऑब्जेक्ट है, एक हिम और एक द पिक्चर। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपको हमेशा रट्टा मार लो कि जो पहले वाला लेट है वो तो आएगा ही आएगा। तो देखो दा वाला पिक्चर इसे हटाओ, दा वाला पिक्चर इसे हटाओ, मतलब लेट यदि आगे आ जाए या फिर नहीं भी आए, डायरेक्ट यदि फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो आपको लेट तो लिखना ही लिखना है, तो दा वाले तो हट जाएंगे। अब देखो यहां पर कि ऐसे केस में हमेशा जब दो ऑब्जेक्ट आ जाएं तो जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है ना उसे आपको लेट के बाद लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये वाला हो जाएगा, ये देखो लेट द पिक्चर बी सीन बाय हिम, ऐसे करना आपको, ठीक है। बस ये समझ लेना है कि यहां पर क्या चल रहा है। तो देखो मैंने आपको बोला कि देखो इस लेट के बाद तो डायरेक्ट भाई पहला वाला ऑब्जेक्ट आता है, तो ये तो गलत है, ये तो आता ही नहीं है। तो लेट के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट आता है यदि डबल ऑब्जेक्ट दिया हो तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे हम अच्छा एक क्वेश्चन में अगर ऐसे बोलूं कि मतलब डू इट, इसका क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो लेट इट बी डन, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मतलब लेट इट, ये ऑब्जेक्ट आएगा, ये अकेला ऑब्जेक्ट है तो सीधे सीधे लगा दो यहां पर। आगे ये क्वेश्चन देखो PQRS वाला, सबसे ज्यादा आपकी डिमांड रहती है इस टाइप के क्वेश्चंस की, सर इसे हमें कैसे करना है। तो देखो भाई इसका एक बहुत सिंपल तरीका है, यदि आपने थोड़ा हुई ग्रामर का यदि आपने रूल पढ़ा हो तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। देखो मैं आपको बताऊं कैसे, एक झटके में आ जाएगा ये। देखो यहां पर आपने कभी भी ये सीखा होगा, मैंने बोला एज गुड एज यू आर, ऐसे आपने सीखा होगा। मतलब भाई अगर कभी भी यहां पर देखो मैंने बोला था इन दोनों के बीच में क्या आता है कि पॉजिटिव डिग्री आती है, अगर वो वाला कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। एज गुड एज मतलब एक चीज समझी कि यदि ये एज आ रहा है, ऐसा भी कोई रूल होता है कि इसके आगे पॉजिटिव डिग्री और उसके आगे फिर से एज आ जाएगा, दो एज एक साथ आ सकती हैं। तो ये देखो यहां पर, ये देखो एज पॉसिबल दे रखा, मतलब पहला वाला तो ये आएगा और लास्ट में ये वाला सेंटेंस आएगा। इन चार ऑप्शंस को आपको सेट करना है, तो सेट मैंने तो कर लिया। देखो मैंने कैसे किया, ये देखो एज क्विकली एज पॉसिबल, इतना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो देखो एज क्विकली एज पॉसिबल आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो आपको ये पता है कि भाई इस 6 से पहले जो लास्ट वाला ऑप्शन आएगा वो क्यू वाला आएगा, मतलब क्यू आएगा लास्ट में। तो देखो मैंने कैसे पहुंचाना, आ गया ना डी वाला, लास्ट में क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। तो अगर आपको ये समझ में भी नहीं आ रहा तो आप यदि ग्रामेटिकल थोड़ा रूल लगा देंगे तो वहां पर आपका PQRS वाला सॉल्व हो जाएगा। यदि आप और भी चाहते हैं तो स्पेशल सीरीज चला दूंगा PQRS वाले की। तो देखो अभी ये आपका फर्स्ट वीडियो है, काफी टाइम यहां पर खींचा, लेकिन आपको मुझे पता है पूरा भरोसा आपके समझ में आ गया होगा। यदि आप चाहते हैं कि राम सर इसी तरह के हमें 5-6 वीडियोज आप प्रोवाइड कर दीजिए आपके एग्जाम से पहले, तो सच बताऊं ना बिल्कुल भी वक्त नहीं है।
तो अभी इसे नाइट में शूट कर रहा हूं इस वीडियो को। तो ओवरऑल आपको बस मेहनत करना है, मैं आपके साथ मेहनत करा दूंगा। बस आपकी 4 वीडियोस और आएंगी जिनमें कि आपको पूरा पेपर आपको मिल जाएगा, ऑलमोस्ट आपको कॉन्सेप्ट वहां के मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को जरूर लाइक करना क्योंकि बहुत बड़ी मेहनत करके मैंने इतना सब कुछ किया है। और इसके साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अगली वीडियो बहुत जल्दी आपको प्राप्त हो जाएगी। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।